everyone, in this video we are going to discuss about the balance of payment। इसमें हम बात करेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। ये जो सारे टॉपिक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो हम इनको तो बिल्कुल ही मिस आउट नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स मिस आउट किए नहीं है मैंने अपनी तरफ से। अगर छोटे मोटे टॉपिक मिस आउट हो भी गए तो वो मिसलेनियस टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे। अगर कुछ रह भी जाएगा तो एमसीक्यूज वाली सीरीज आएगी तो उसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। अगर हम बात करें, इन शॉर्ट लिखें बीओपी। बीओपी की बात करें तो ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। किसके बीच में होगा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन? बिटवीन इंडिया, मीन्स मैं अगर कोई कंट्री होती है लाइक चाइना वाले चाइना बोलेंगे, मैं इंडिया बोल रही हूँ ना, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? मींस इट शोज द मनी फ्लो बिटवीन द कंट्रीज। हमारी कंट्री के साथ कितना मनी फ्लो हुआ है किस किस कंट्री का, ये कौन बताता है? ये बीओपी बताता है। इसमें हम क्या दिखा सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज दिखाएंगे, लाइक कितना इन्वेस्टमेंट किया है किसने। गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रांसफर्स हो गए, इनकम हो गई, ये सब होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बीओपी में, लाइक इंपोर्ट किसका होगा? गुड्स का हो सकता है, सर्विसेज का हो सकता है। यस, तो कोई चीज इंपोर्ट हुई तो हमें इन रिटर्न उनको क्या देना पड़ेगा? डॉलर। डॉलर में हमें उनको पेमेंट करना होगा। यस, और कुछ चीज एक्सपोर्ट करी है हमने तो हमें इन रिटर्न वो पैसा किस में मिलेगा? डॉलर में मिलेगा। तो इससे क्या होगा? ये तो इंपोर्ट हो गया और ये एक्सपोर्ट हो गया। अगर हम देखें इंपोर्ट में, तो इंपोर्ट में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अगर हम इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में हमें सामान आ गया, हमने पैसे डॉलर में पेमेंट कर दिया, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी इन द इकोनॉमी। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी तो करेंसी क्या अप्रिशिएट करेगी। हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई में, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी, क्योंकि सप्लाई तो लिमिटेड है ना। सप्लाई थोड़े ना बहुत ज्यादा है, जितनी डिमांड होती है सप्लाई जो है बैलेंस आउट नहीं कर पाएगी ना इस चक्कर में, क्योंकि प्राइस इसलिए बढ़ जाते हैं। तो करेंसी क्या अप्रिशिएट कर जाएगी, इसका मतलब करेंसी क्या स्ट्रांग हो जाएगी। और हमने जो इंपोर्ट कराया है, इंपोर्ट कराया हमने डॉलर में पैसा दिया, और रुपी तो हमारे इंडिया में देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो गया। फॉरेक्स रिजर्व में पैसा कम हो जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व मतलब कम हो जाएगा। करेंसी जो हमारे इंडिया की वो डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं है इतनी। जिस चीज की डिमांड नहीं है ऑब्वियस सी बात है उसका प्राइस डाउन जाता है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है। डिमांड से सप्लाई ज्यादा है, प्राइस उसका डाउन जाएगा। तो वो करेंसी क्या स्ट्रांग रहेगी? नहीं रहेगी, करेंसी वीक रहेगी। और अगर हम बात करें इंपोर्ट से क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ज्यादा इंपोर्ट हो जाता है तो उसमें डोमेस्टिक फर्म्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम हाईली डिपेंडेंट है ऑन इंपोर्ट। और इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी, बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन जाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। और कुछ भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं तो वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी जो भी कंट्री ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें उल्टा एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में क्या है? पैसा डॉलर आ रहा है तो इसमें क्या होगा? इसमें फॉरेक्स रिजर्व हमारे स्ट्रांग हो जाएगा, करेंसी हमारी अप्रिशिएट करेगी, क्योंकि हम डॉलर में तो लेंगे बट उनको रुपीस में कन्वर्ट भी तो करना है, तो रुपीस की डिमांड बढ़ेगी तभी तो डॉलर में कन्वर्ट होगा पैसा। ठीक है, तो करेंसी हमारी अप्रिशिएट करेगी तो हमारी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी। एक्सपोर्ट से ये कॉन्सिक्वेंसेज। अगर हम देख लें
बीओपी क्या है? बीओपी मैंने बताया रिकॉर्ड है किसका? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया and the rest of the world over a specific period, usually a year. It tracks the flow of goods, services, income and the financial assets. इसमें अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी की बात करूं तो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, करंट एंड द कैपिटल। हम कैपिटल में ही फाइनेंशियल को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम करेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होंगे? गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड पेमेंट, इनकम एंड पेमेंट एंड ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में अगर हम रेमिटेंसेस बोल सकते हैं, मैं समझाऊंगी रेमिटेंसेस क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक है। कैपिटल में हम क्या बोल सकते हैं? कैपिटल में आ सकते हैं एफडीआई हो गई, क्योंकि फाइनेंशियल भी इंक्लूड है, मैंने बताया। एफपीआई हो गए, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स हो गए, इसी भी बोल सकते हैं इसको हम, जो हम बाहर से बोरिंग्स करते हैं उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट हो गए, एफडीआई से इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिपॉजिट हो गए, मीन्स एनआरआई कोई भी डिपॉजिट दे रहा है तो एनआरआई डिपॉजिट्स कैपिटल में इंक्लूड होंगे। तो कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें करेंट अकाउंट में, फ्लो ऑफ इनकम, इसमें एसेट ट्रांसफर होते हैं, और इसमें फाइनेंशियल क्लेम्स एंड लायबिलिटीज। करेंट अकाउंट में हमने बात कर लिया ट्रेड ऑफ गुड, ट्रेड इन गुड्स, विजिबल है मीन्स हम देख सकते हैं उनको, इट इज विजिबल इन नेचर। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम टेंजिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो इनविजिबल में आ गए लाइक टूरिस्ट, आईटी सेक्टर, ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी इनकम की बात करें तो वेजेस हो गए, इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये क्या है? करेंट इनकम का पार्ट है। सेकेंडरी इनकम में ट्रांसफर्स, ये वन वे ट्रांजेक्शन होता है। तो कैसे होते हैं वन वे ट्रांजेक्शन? रेमिटेंसेज हो गए, ग्रांट्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, तो इसमें हमें कुछ देना नहीं है। ये ग्रांट्स क्या है? ग्रांट्स में समझा चुकी हूँ क्या है, वही सब चीज है, ठीक है। अगर हम करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये क्या है? एसेट ट्रांसफर है, लाइक कैपिटल ट्रांसफर में डेट फॉरगिवनेस, डेट को माफ कर दिया, तो इसमें क्या होगा? इससे हमने क्या बनाया होगा? डेट लेके हमने कैपिटल का फॉर्मेशन किया, कैपिटल एसेट का फॉर्मेशन किया, लाइक रोड्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया, तो इससे हमारा एसेट बना। एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ नॉन प्रोड्यूस्ड एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक लैंड राइट्स, पेटेंट, दिस, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंट इसमें इंक्लूड हो जाता है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मींस एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अदर इन्वेस्टमेंट में लाइक लोन, करेंसी डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट्स, रिजर्व असेट्स में क्या हो सकते हैं? सेंट्रल बैंक होल्डिंग, जो फॉरेन एक्सचेंज होल्ड, तो ये किस में आ जाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंट में आ जाएंगे। अगर हम इन तीनों को टोटल कर दें तो ये किसका पार्ट बनेंगे? ये बनेगा बीओपी का पार्ट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कुछ और डिस्कस कर लेते हैं बीओपी के बारे में। अगर हम बीओपी में देखें तो इसमें बीओपी के अगर आउटफ्लो को देखें, अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा मींस आउटफ्लो अच्छा है या इनफ्लो अच्छा है? अगर आउटफ्लो ज्यादा होगा इनफ्लो से तो ये डेफिसिट में रहेगा बीओपी। बीओपी क्या है? डेफिसिट में रहेगा। और इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो ये सरप्लस में रहेगा, क्योंकि इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन इंडिया से हो रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहा है, तो इससे क्या सरप्लस में हो गया ना पीओ हमारा। और बैलेंस कब होगा? जब डेफिसिट हो, क्या बोल रही हूँ, इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो हो जाएगा, इनफ्लो इज इक्वल्स टू आउटफ्लो। अगर हम बात करें इसका इंपॉर्टेंस क्या है बीओपी का, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ बीओपी की, तो बीओपी का इंपॉर्टेंस है कि ये इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर,
कि हमारी इकोनॉमी की हेल्थ चल कैसी रहे, क्योंकि इकोनॉमी की हेल्थ मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंड करती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। इससे मालूम पड़ता है इकोनॉमी की हेल्थ कैसी चल रही है। ये इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर है। करेंसी वैल्यूएशन करता है, बीओपी करेंसी वैल्यूएशन होता है कि करेंसी हमारी अप्रिशिएट करेगी या डेप्रिशिएट करेगी। थर्ड हो सकता है इन्वेस्टमेंट का डिसीजन। फॉरेन्स जो मतलब अदर बाहर की कंट्रियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो वो किसको देखेंगी? वो ऑब्वियसली मतलब बीओपी की चीजों को देखेंगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बीओपी बहुत हेल्प करता है। अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट्स हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट ज्यादा इम्फेसिस डालेगी इस पे? डालेगी, पर बहुत ज्यादा नहीं डालेगी। एक अगर हम इंडिया की बात करें तो मेड इन इंडिया इनिशिएटिव, पीएलआई स्कीम, ये सब क्या है? ये एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्कीम्स है। ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। बहुत सारी स्कीम्स हैं, क्योंकि हमें हमारी इंडिया को एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है। इस वजह से बहुत ज्यादा हेल्प करती है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, और बहुत टाइप की पॉलिसीज भी बनती है। ठीक है। अगर हम बात करें कि आउटफ्लो और इनफ्लो देखें, अगर तो अगर इंपोर्ट करें गुड्स का या सर्विसेज का, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसलिए बता दूं, आपके लिए शायद बेसिक हो, या फिर नहीं है तो प्लीज आप उसको सुन लीजिए। बेसिक नहीं है, बहुत ज्यादा डाउट ये क्रिएट कर सकता है माइंड में। तो अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट क्या है? आउटफ्लो होगा। क्यों? क्यों आउटफ्लो होगा? अगर मैं बताऊं, गुड्स आए बट पैसा तो गया। यहाँ पे हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की मीन्स मनी फ्लो की बात करें। मनी फ्लो में हमारा पैसा गया इंपोर्ट में, तो मनी फ्लो में इसलिए आउटफ्लो बोल गया। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक्सपोर्ट में पैसा आएगा। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की बात नहीं हो रही कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर भेज रहे हैं, अंदर भेज रहे हैं। इसमें बात हो रही है बीओपी में पैसे की। अगर पैसा आ रहा है तो वो इनफ्लो है, पैसा जा रहा है बाहर तो वो आउटफ्लो है। ऐसे देखेंगे हम, पैसे के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, मनी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो एक्सपोर्ट में क्या है? ये इनफ्लो हुआ। ठीक है, ये तो हो गया, हमने बात कर ली बीओपी की। अब हम बात करते हैं बीओटी की, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, तो ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, केवल और केवल मींस विजिबल्स। विजिबल हो गया, क्योंकि गुड्स जो है विजिबल होते हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करें ये कब माइनस में होगा, ये कब डेफिसिट होगा? बीओटी कब डेफिसिट होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे। एक्सपोर्ट्स कब होंगे? क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस में जाएगा। ठीक है। अगर हम सरप्लस की बात करें, सरप्लस में कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। प्लीज अपने नोट्स में आप इनको जरूर मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छोटी है बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमने देख लिया, बीओटी का भी देख लिया। अब हम देखते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम बात करें, करेंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम इसमें लिखें, व्हेन कंट्रीज टोटल इंपोर्ट, व्हेन कंट्रीज टोटल इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, ट्रांसफर्स हो गए, जब एक्सीड्स बढ़ जाते हैं टोटल एक्सपोर्ट को। हमने अभी बीओटी में देखा, उसमें केवल गुड्स की बात हो रही थी, बट इसमें सबकी बात हो रही, चाहे वो गुड्स हो, मतलब इसमें करेंट अकाउंट की बात हो रही है मेन, इसलिए गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर्स एंड इनकम लिख सकते हो कि इनकम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे, एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट ज्यादा होंगे।
तो अब हम देख रहे हैं कि इससे क्या मतलब हो रहा है और क्या एक रिजल्ट निकलेगा कि हमारा जो मनी है वो ज्यादा कंट्री से बाहर जा रहा है, मीन्स मोर मनी फ्लोइंग आउट ऑफ द कंट्री, बाहर ज्यादा जा रहा है हमारा पैसा आने की वजह, देन कमिंग इनटू द कंट्री। अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस देखें या कॉजेस देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें हाई इंपोर्ट्स हो गए, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट है, ऑब्वियसली बात है हाई इंपोर्ट्स में, बट लेस एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस। अगर आपके मन में आपने ज्यादा सोचा होगा, आपके मन में एक डाउट आ सकता है, क्या डाउट आ सकता है कि लाइक इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं तो हमारी करेंसी जो है एप्रिशिएट करेगी। अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है तो बाहर की कंट्रीज ऑब्वियसली बात है हमसे खरीदना चाहेंगी, क्योंकि अगर कोई और कंट्री में $1 में 75 रुपीज का सामान मिल रहा है और हमारी इंडिया में $1 85 के बराबर है, तो वो $1 लेके 85 रुपीज का सामान परचेस करना चाहेंगे या 875 का। ऑब्वियसली बात है यहाँ से, क्योंकि उनको $1 के बाद 85 रुपीज का सामान मिल रहा है। तो ये हो गया इंडिया का करेंसी एक्सचेंज रेट, और ये हो गया बाहर की कंट्री का। मीन्स मान लिया कोई भी कंट्री का मान लो, लाइक चाइना का बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाइना बहुत स्ट्रांग है, पर ऐसे एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से लेना चाहेंगे कोई भी फॉरेन की कंट्री, या मैं भी हूँ एज अ एक्सपोर्टर, तो मैं कहाँ से लेना चाहूँ, यहाँ से लेना चाहूंगी ना, ठीक है। तो इंडिया से तो लेना चाहूंगी, बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो ये चीज एग्जिस्ट करेगी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है सब जो सामान प्रोडक्शन है वो एग्जिस्ट करता है इतना प्रोडक्शन कि वो शॉर्ट टर्म में तो अवेलेबल हो जाएगा। बट कुछ अदर फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, ये जो लेस एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस बनाएगा अगर हमारी हाई इंपोर्ट्स हो जाए, तो वो फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर अगर हम देखें तो वो हाई इंपोर्ट्स कैन अप्रिशिएट डोमेस्टिक करेंसी, अप्रिशिएट कर सकता है। कैसे डोमेस्टिक करेंसी को अप्रिशिएट करेगा ये मैं भी बताती हूँ। कैन अप्रिशिएट डोमेस्टिक करेंसी, अभी कैसे डोमेस्टिक करेंसी को अप्रिशिएट करेगा, हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत है, तो बाहर की कंट्रीज आती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, लाइक एफडीआई करती हैं, एफपीआई करती हैं, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में, इंडिया की स्टेबिलिटी उनको सही लग रही है, तो उनने यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करा, तो इससे क्या हमारे रुपीस की डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे क्या हमारी जो एक्सपोर्ट लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। एक फैक्टर तो ये हो सकता है। अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर हो सकता है इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ सकती है, इनपुट कॉस्ट भी तो बढ़ सकती है। अगर हम बात करें इनपुट कॉस्ट की, कि कुछ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से ही कुछ फैक्ट्रीज अपना सामान बनाती हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो बाकी कंट्रीज में, तो इससे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारा सामान का रेट राइज हो जाएगा, सामान का जो प्राइस है वो राइज हो जाएगा। समझ आया। अगर हम थर्ड फैक्टर देखें, ट्रेड डेफिसिट, फोर्थ देखें तो वीकन डोमेस्टिक फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। अगर हमारे हाई इंपोर्ट्स हो रहे हैं तो हमें डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं वो क्या सर्वाइव कर पाएंगी, अगर ज्यादा ही हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, और ये प्रोड्यूस तो कर रही है बट इनकी डिमांड इतनी हाई मार्केट में, लाइक चाइनीज टॉयज की जितनी डिमांड है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम रेट, एक जो है ना चीज अच्छी मिलती है देखने में, अट्रैक्टिवनेस होती है उस चीज में, तो चाइनीज प्रोडक्ट्स को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन टॉयज।
इसके प्राइसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, बट इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती ना। बट चाइनीज टॉयज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इससे क्या है कि हमारा इम्पोर्ट तो ज्यादा हो रहा है ना चाइनीज जो टॉयज है, क्योंकि इनका डिमांड ज्यादा है मार्केट में एज कम्पेयर टू इंडियन टॉयज। तो इनका कॉम्पिटिटिवनेस जो है इतना ज्यादा है ही नहीं, तो इनके डोमेस्टिक फर्म्स जो है सर्वाइव कर पाएंगे। इनका प्राइस भी कम, इनका प्राइस भी कम, इनका डिमांड भी ज्यादा, इनका प्राइस ज्यादा और इतना डिमांड भी नहीं है। क्योंकि इनके कंपैरिजन में, सपोज करो इनके कंपैरिजन में इंडियन टॉयज इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, बट ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल है, बट अट्रैक्टिवनेस इतना नहीं है जिससे बच्चा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ज्यादा इनोवेटिव चीजें इतनी नहीं है इंडियन टॉयज में एज कम्पेयर टू चाइनीज टॉयज। तो उनका ऑब्वियसली तो चाइनीज टॉयज को ज्यादा खरीदना चाहेगा इंसान। तो इम्पोर्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक फर्म्स जो है वीक हुई नहीं हुई। तो यही एक रीजन हो सकता है कि हमारा लेस एक्सपोर्ट कॉम्पिटेटिवनेस होगा। ठीक है, हमने सब बात कर ली। अगर अकाउंट डेफिसिट की, तो इसमें इम्पोर्ट का ज्यादा है, एक्सपोर्ट से डेफिसिट हो गया। ट्रेड बैलेंस, नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मींस इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, नेट ट्रेड बैलेंस, ट्रेड बैलेंस इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा, नेट इनकम, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट और नेट ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स इन द फॉरेन एड। इसके इम्प्लीकेशंस हमने पढ़ लिए। करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, हाई बोरोइंग्स होंगी और स्लोअर ग्रोथ होगी। ठीक है, अगर हम देखें अब एफपीआई के बारे में, एफडीआई सॉरी, पहले हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस फॉरेन की फर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया में डायरेक्टली, यही मतलब डेफिनेशन देखें। एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट located in another country with the intention of establishing of lasting management interest। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है दूसरी कंट्री में। लाइक मैं अगर बात करूं रिलायंस, रिलायंस फर्म ये इंडिया की है, ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है यूएसए में। तो ये यूएसए के लिए क्या होगा, ये एफडीआई हो गया डायरेक्टली। यहाँ पे एक ये जो है कंपनी खोलना चाह रहे हैं, कंपनी स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं यूएसए में। तो ये यूएसए के लिए क्या होगा, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है कि वो इस कंट्री में अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करें, स्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये ही हो गया एफडीआई यूएसए के लिए। ठीक है, और अगर कोई भी मैं जैसे अगर हम बात करें डोमिनोज बाहर की कंपनी है, यूएसए की है, उनने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किया, उनने आउटलेट्स खोले इंडिया में आके, आउटलेट्स खोले, तो वो इंडिया के लिए क्या है, वो एफडीआई है इंडिया के लिए, क्योंकि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है, उससे एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। समझ आ गया? तो ये चीजें हो सकती है। अगर हम एफडीआई की बात करें, एफडीआई के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगर हम ग्रीन फील्ड की बात करें, तो इसमें क्रिएट हो रही है न्यू फैसिलिटीज एंड द ऑपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। लाइक कोई भी कंपनी खोलना चाह रहे हैं, कोई भी स्टेब्लिशमेंट करना चाह रहे हैं नया, तो वो ग्रीन फील्ड में आएगा फ्रॉम द स्क्रैच। अगर हम ब्राउन फील्ड की बात करें, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें थ्रू मर्जर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, थ्रू मर्जर, थ्रू एक्विजिशन वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ब्राउन फील्ड की, लाइक कोई भी बाहर की कंपनी है वो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है थ्रू मर्जर और थ्रू एक्विजिशन, तो ब्राउन फील्ड हो गया। और कोई बाहर की कंपनी नए आउटलेट्स खोलना चाह रही है, नई अपनी कंपनी स्टेब्लिश करना चाह रही है, तो वो क्या हो गया, वो ग्रीन फील्ड हो गया। ये अंतर है दोनों, ब्राउन फील्ड में और ग्रीन फील्ड। ठीक है, अगर हम देखें कि एफडीआई हम किसको बोल सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट आ चुका है ऑलरेडी। ये आईएमएफ के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, एफडीआई का अगर एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनरशिप, एफडीआई FDI involves ownership of at least 10% of at least 10% of voting power in an enterprise in company on an another country, तो उसको हम एफडीआई बोलते हैं। मतलब 10% जो है
उनके पास क्या होनी चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हम एफडीआई में काउंट करेंगे, और लेस देन 10 वोटिंग पावर होगी, लेस देन 10%, तो वो एफबीआई में काउंट होगा। एफपीआई, एफपीआई मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफडीआई हमने देख लिया, टाइप्स ऑफ एफडीआई देख लिया, ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड। अगर हम बात करें इसका मोटिव क्या होता है, एफडीआई का मोटिव होता है मार्केट को सीक करना, न्यू कस्टमर्स को सीक करना, रिसोर्सेज सीकिंग विद एक्जिस्टिंग मटेरियल लेबर, और सीक क्या करना होता है, एफिशिएंसी को सीक करना होता है, एक लोअर कॉस्ट को। ठीक है, इसमें कुछ गलतियां हैं वो मैंने ऑलरेडी सही कर दी। ठीक है, अगर हम देखें इम्पैक्ट क्या होता है एफडीआई से, एफडीआई से अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा। यस, अगर हम नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव क्या हो सकता है, ये डोमेस्टिक मार्केट को बहुत ज्यादा वीकन कर सकता है, क्योंकि शायद वो कम्पीट ना कर पाए, डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं लाइक एमएसएमईज हैं, छोटी छोटी फर्म्स हैं, अगर बड़ी फर्म आ जाती है तो ये इन लोगों को तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा ना। तो डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं, डोमेस्टिक कंट्रोल शायद लॉस हो सकता है, डोमेस्टिक कंट्रोल लॉस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक फर्म्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है कम्पीट करने में। अगर हम बात करें, ये अफेक्ट कर सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को, वही मैंने ऊपर बता दिया अभी। यस, तो ये दिक्कतें हो सकती हैं, और आप 3-4 और बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जितना आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे ना उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं जो एफडीआई को प्रमोट करें, उस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मैंने बता दिया था। अब एफडीआई को प्रमोट करने के लिए अगर हम देखें गवर्नमेंट क्या है इनिशिएटिव्स है, स्कीम्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि एफडीआई को कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, तो वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंटरनल ट्रेड, ये किसके अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगर हम एफपीआई की बात करें, एफडीआई की बात कर ली, अब हम बात करते हैं एफपीआई की। एफपीआई मींस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें तो इसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, जब लेस देन 10% वोटिंग पावर होगा एंड इट इन्वेस्ट इन द इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। अब आपका काम है कि आपको देखना है कि लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, इसमें डिफरेंस देखना है कि लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर हम एफपीआई की बात करें तो एफपीआई जो इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई का, वो होता है लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स। ठीक है, उसमें ज्यादा शेयर मार्केट में, शेयर्स में, इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है एफपीआई का। अगर हम बात करें तो एफपीआई क्या है, कंसिडर्ड एज अ हॉट मनी, क्योंकि इन्हें एस्टेब्लिशमेंट नहीं किया है, इनने इन्वेस्टमेंट किया डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, तो पैसा क्या बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अगर वोटिलिटी दिखती है हमारी लाइक कंट्री में, कोई सी भी कंट्री में, तो आराम से अपना पैसा निकाल सकते हैं बहुत जल्दी से। एफडीआई में बहुत दिक्कत है, एफपीआई में आराम से निकल सकता है, तो ये हॉट मनी है, लाइक ये आराम से फ्लो हो सकता है, फ्ली हो सकता है, मीन्स उड़ सकता है आराम से पैसे वाला। स्टेबिलिटी इसमें बहुत कम होती है, एफडीआई में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और एफपीआई में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। एफपीआई को कौन रेगुलेट करता है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इनको रेगुलेट करता है सेबी अंडर द एफपीआई रेगुलेशन एक्ट 2019 एंड फेमा एक्ट 1999। ठीक है, अब हमने इसमें बहुत कुछ कवर कर लिया है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए,
मैंने आपको पढ़ा दिया बीओपी क्या होता है, ईओटी क्या होता है, सीएडी क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है। ये सब कुछ हमने ये 5 बहुत बड़े-बड़े टॉपिक्स आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।